अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 4 जुलाई 2022 बरोज़ पीर सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। मौसम ज़रा ठंडा है, थोड़ा सा स्वेटर पहना हुआ, परेशान ना हो जाइएगा, यहाँ सर्दी होती है। ये मेरी फेवरेट जगह है 1993 से। इस मकाम को छांगला कहते हैं और ये मरी से अयूबिया से पहले है। हाईएस्ट स्पॉट है। मीर गुलिस्तान जंजुआ साहब जो गवर्नर थे केपी के, उन्होंने इसको डेवलप किया। एक होटल सामने डेजी डोट के नाम से बड़ा मशहूर है, पुराना यही है यहाँ पर। फिर यहाँ इनका अपना एक घर होता था। तो अहसन जमील गुजर साहब जो फराश शहजादी साहब के मियाँ हैं, मेरे पुराने क्लाइंट हैं, तो उनके साथ वहाँ आके मैं रहा करता था। उसके बाद फिर ली ग्रैंड बाद में नाम चेंज हुआ। सलाउद्दीन साहब थे पेशावर, उन्होंने बहुत मेहनत से यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, हेलीपैड भी। और ये एक ऐसी जगह थी ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बेहतर। उसके बाद फिर माँ गुलमार्ग की जगह ह्यूमन बर्ड नाम तीसरा जो अब बन चुका है यहाँ है बहुत। लेकिन ये ढाबा बड़ा पसंद है मुझे। यहाँ पकौड़े खाते हैं या कभी किसी वक्त अपना, यानी समझ लें 93 से ये मेरा वो एरिया है कि जहाँ आके मैं बैठता हूँ। और ये वो एरिया जहाँ लेपर्ड 2 दफ़ा मेरा लेपर्ड से सामना हुआ है। ये वहीं एक जगह रास्ता है जो गुजर गया है, वो वहाँ से अक्सर गुजरा करता था। 2 दफ़ा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और यहाँ बर्फ़ इतनी पड़ती है कि अब बर्फ़ के मौसम में आप 8-10 फुट सरफ, और नॉर्मल एक दिन मुसलसल चल रही हो तो 3-3 फुट तो बर्फ़ मैंने खुद देखी है यहाँ इन एरियाज़ में। चलें छोड़ें, आज आप मेरे साथ राना यासिर मौजूद होंगे और मंडे वाले दिन मेरे पीर वाले दिन पूरे पिछले वीक का राउंड अप करते हैं अदालती मामलात का पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अहम इशूज़ हैं। लेकिन ये इस वक्त आपको पता है पंजाब और शरीफ ख़ानदान के हवाले से मामलात जो चलते रहे हैं सियासी तौर पर, तो उस पर गुफ्तगू करनी है। वो मेरे साथ मौजूद होंगे। मैं कुछ सवाल यहाँ से पूछूंगा, जवाब आपको वो लाहौर से मिलेंगे आपको। सबसे पहले आपको पता है कि पीटीआई की लीगल टीम बहुत मसरूफ़ रही, बड़ी मेहनत की है। एतराज़ अपनी जगह कि अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन इससे बेहतर लीगल टीम मैं नहीं समझता कोई हो सकती है। इन्होंने पूरी कोशिश की है, जितना वो कर सकते हैं। किसी के अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पर मौजूद है। मेरा मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस के पास जो फैसला इतना लटकाया गया, मैं उस हक में नहीं था। बहुत जल्द उसको ख़त्म करना चाहता था मैं। और वो फिर जब लार्जर बेंच बना, लार्जर बेंच की कंपोजिशन में मुझे एतराज़ था और मैंने पहले दिन ही वो एतराज़ सामने रखा था। वो कंपोजिशन पे एक अलग इशू है, बायस का ओपिनियन या जो मर्जी आप कहते हैं, मेरा अपना एक ज़ाती ओपिनियन है इस हवाले से। और बाहर में जो बातें होती हैं वो सारी हैं। लीगल बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त रही है, बहुत ज़बरदस्त रही है। और 5 जो मुनाफा की जगह रिजर्व सीटों पे जो था वो सिर्फ एक दिन में जस्टिस शाहिद रईस साहब के पास लगा, 2 घंटे में सारा फैसला हो गया। रिपोर्टेड जजमेंट है, ज़ैनब उमर की तरफ से है, वकील भी हैं और एमपीए भी हैं पीटीआई की। बड़ी मेहनत की उनकी टीम ने मेरे साथ और वो रिपोर्टेड जजमेंट होगी। तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 5 दिनों में आना है। वो पूछते हैं राना यासिर साहब से इस बारे में उनका क्या ओपिनियन है। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। सबसे पहले तो ये है, ये सारा मामला जो हम देख रहे हैं बीइंग जर्नलिस्ट, वो थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ राय से देखा जाए तो ये सारा मामला जो है वो बदनीति के ऊपर जो है वो लग रहा था। देखिए, बड़ा काम सीधा सा था कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक पास कर दिया ऑर्डर कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो लोग हैं ये मुनहरफ हैं और उनको डी सीट कर दिया, तो उसके बाद कोई गुंजाइश रहती नहीं थी कि ये जो 5 लोग हैं इनका जो है वो नोटिफिकेशन ना जारी किया जाता। उस बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसने मूव भी किया 5 लोगों का। उन्होंने एक फहरिस्त भी फराहम की कि अभी ये हमारे जो लोग हैं 5 जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके ऊपर आएंगे। तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए था। लेकिन देखें, ये वही जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बदनीयती का सारा प्रोसेस है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जंप किया और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है अनटिल और अनलेस हम अगर ज़मीनी इलेक्शन करवा देते हैं तो उसके बाद ये प्रोसीजर जो है इसको अडॉप्ट किया जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी जो प्रेयर थी, उनकी जो पिटीशन या दरख्वास्त थी, उसको एडमिट कर लिया गया। बहरहाल उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा खुला मौक़िफ़ था, उसको उन्होंने डिनाई किया। लेकिन फिर ये सारा मामला आप ज़ाहिर है लेके आए लाहौर हाई कोर्ट में और आपने वहाँ पर एक पिटीशन भी दायर की और मुख्तलिफ पिटीशंस भी वहाँ पर आई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब वो सारी समाअत हुई और फिर वही हुआ जो आपका एक कंसर्न था और जो आपकी एक कंटेंशन थी, उसको फिर एडमिट किया गया लाहौर हाई कोर्ट में और ऑर्डर कर दिया गया कि इसको जो है वो नोटिफाई किया जाए। अब मामला ये है
कि हर मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ही जंप करके क्यों आ जाता है। कुछ बंदों को, कुछ इदारों को, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को खुद से जो है वो इनिशिएटिव लेना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली राइट ना होता तो डेफिनेटली लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर हुक्म ना देती। तो इसका मतलब यही है, पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती रही है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इसके ऊपर फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो उसको ऑर्डर भी कर दिया और उनको कहा, हुक्म दिया कि आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इसको फौरी तौर पर नोटिफाई किया। अब इस हवाले में जाहिर है अभी कुछ मामला हैं, एक प्रोसीजर है जिसको वो अडॉप्ट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इस ज़मन में आपने भी एक फिर उसके बाद ख़त लिखा और उनको इंटीमेट किया कि क्या सूरत हाल है, क्या ऑर्डर है, और सारी सूरत हाल से आगाह किया। लेकिन अभी जो हमारे पास मालूमात हैं, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए। और ये बेसिकली राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिससे मैं समझता हूँ कि उसको एक थोड़ी सी कोशिश की गई है उसको डिप्राइव करने की। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने राइटली ऑर्डर पास किया और आपने भी राइटली जो है वो लेटर लिखा। और अभी मुझे जो लग रहा है बादी नज़र में तो वो ऐसे है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और ये आपका हक है और आपको ये बिल्कुल मिलना चाहिए था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी राना साहब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन आप कुछ चीज़ें आगे पीछे कर जाते हैं। चलें छोड़ें इन बातों को, ज़रा प्रिसाइज हम रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। जो गवर्नर ने ऑर्डिनेंस जारी किया वो गैर कानूनी है। यानी कैसे कि 14 तारीख को इजलास प्रोवोक किया, 14 तारीख को बुला लिया गया और 14 तारीख को ऑर्डिनेंस दे दिया गया। यानी ये तो मजाक है। ये तो इस तरह का ऑर्डिनेंस क्या बनाने नहीं जा सकता। सेशन में जब असेंबली हो तो ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। ये तो बेसिकली सेशन ही है ना। 14 को और 15 को कौन सा दिल है। और आप असेंबली का इजलास हो गया तो आप कर सकते थे, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना। ये तो बदनीति का एलिमेंट वाजिया, फिर इनको कवानीन में बदला गया। ये चैलेंज हमने कर दिया हुआ है। जैसे साजिद महमूद सेठी पूरे ईमानदारी के साथ, ओपन माइंड के साथ चीज़ें सुन रहे हैं, और आने वाला मंगल जो है यानी कल वाले दिन जो है इस पर समाअत होगी, अदालत की पूरी मुआवनत करेंगे। इस पे ओपिनियन क्या दोनों इश्यूज़ के ऊपर, ऑर्डिनेंस के ऊपर और जो एक्ट बने हैं इनमें राना यासिफ जो कोर्टों में रहे हैं, असेंबली भी कवर करते रहे, ये बताते हैं क्या कहते हैं। देखिए, ये बड़ा सीधा सा एक मामला है। जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज है उसका सारा रिलायंस जो है 106 के ऊपर है। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो गवर्नर हैं वो किसी भी जगह के ऊपर असम्बली अजलास जो है वो बुला सकते हैं। जो पैरेलल अजलास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसी ज़मन में ये सारा फिर जो ऑर्डिनेंस है उसको पास किया गया। उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये जो पार्ट्स थी पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट की, और स्पेशली जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे उनकी, और पंजाब असम्बली जो सेक्रेटरी थे उनकी, मतलब सेक्रेटरीट को, पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट को जो मतहद किया गया है लॉ डिपार्टमेंट के, तो ये बेसिकली सारा ऑर्डिनेंस था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, और ये इसको बज़ाहिर उन्होंने चैलेंज किया, आपने भी उसके ऊपर चैलेंज किया। अब मामला ये है कि ये इसके ऊपर बड़ी एक मुबहम सी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। लेकिन अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ देखा जाए तो शायद ये जो इख्तियारात का जो टाइमिंग है ये बड़ी काउंट करेगी। कि जब देखिए एक हाउस चल रहा था पंजाब असम्बली का, बजट सेशन था वो, उस चलते हुए इजलास को 14th सेशन था आई थिंक, उसको उन्होंने प्रोरोग कर दिया, और प्रोरोगेशन के बाद उन्होंने फौरी तौर पे जो 41st जो था 41वां इजलास उसको उन्होंने समन भी कर लिया। तो मीनवाइल उन्होंने ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, ये बेसिकली ये टाइमिंग जो है आई थिंक ये बड़ी कैलकुलेट होगी कि क्या इस सारे प्रोसेस में जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है क्या इस सूरत हाल में जारी किया जा सकता था, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि वो डिमांड कर रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस पास किया जाता। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होगी, जो अदालत शायद इस मामले को भी ज़रूर देखेगी। आपने ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और जिन जज साहब के पास वो लगा हुआ है, साजिद महमूद सेठी साहब, वो बड़े कॉम्पिटेंट जज माने जाते हैं इस हवाले से, और वो यकीनी तौर पे, मतलब मैं इस हवाले से उनकी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा हूँ। एक तो वो बड़े विजडम के साथ सारे मामला को लेके चलते हैं, यकीनन बाकी के भी लेके चलते हैं, लेकिन उनका जो बड़ा फास्ट ट्रैक होता है कि वो थोड़े से मामलात को मतलब उस तरफ जाने नहीं देते कि जिस तरह हर वकील की या मुख्तलिफ तरीक़ों से मामलात को लिंगर ऑन किया जाता है। तो साजिद महमूद सेठी साहब का जो स्ट्रक्चर है वो, उनकी अदालत शायद इस बात की जो है वो फॉलोअर नहीं है, वो फास्ट ट्रैक के ऊपर इस मामले को लेके चलेंगे और ये चलेगा भी। तो अभी तक की जो सूरत हाल है अदालत में, आपने उसको एक तरीके से प्लीड किया और बताया, अपनी कंटेंशन उनके सामने जैसे कि रखी
कि जो कॉन्स्टिट्यूशनली है वो गवर्नर जो है इस पैराए में जाकर ऑर्डिनेंस जो है उसको इशू नहीं कर सकता, और जो पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो लॉ डिपार्टमेंट के मातहत किया गया, और स्पीकर के जो इख्तियारात सलब किए गए वो सबको पता है। मतलब इसमें को जाने की इतनी डिटेल में ज़रूरत नहीं है, बड़ी सिंपल बात है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि बाय इलेक्शन सर के ऊपर हैं, और बाय इलेक्शन सर के ऊपर हैं, और जो स्पीकर की पावर्स थी उनको सलब करना इसलिए भी ज़रूरी गर्दाना जा रहा है। मतलब जो इस वक्त मार्केट के अंदर खबरें चल रही हैं कि शायद ब्यूरोक्रेसी जो थी उसको रिलैक्स करना था, और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और ब्यूरोक्रेसी का एक आपस का रिश्ता रहा है। तो शायद बाय इलेक्शन में ये कहा जा रहा है कि उसका एक तरीके से इस्तेमाल उस तरीके से किया जाए, और उनको जो एक क्लैम्प था स्पीकर का पार्स का उससे उसको जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने टेकअप किए हुए हैं, और एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं उनसे उन्होंने जो है वो जवाब मांगा हुआ है सेठी साहब ने, और डेफिनेटली एजीपी जो है एडवोकेट जनरल पंजाब उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो रिप्लाई सबमिट करवाते हैं। तो देखते हैं कि अब वो क्या जवाब जमा करवाएंगे। डेफिनेटली वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो हुकूमत के अगेंस्ट जाएं, वो इसको सेकंड ही करेंगे इस स्टैंस को। लेकिन बहरहाल जो आपका ये मेन क्वेश्चन था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, जिस तरह मैंने आपका बताया कि जिस तरीके से आर्गूमेंट हुए और जिन सेक्शंस के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो गवर्नर है वो इस तरीके से उसका जो हालात थे वो ये इजाज़त नहीं देते थे, या इख्तियारात इस तरीके से इजाज़त नहीं देते कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो उसको जारी कर दिया जाए और फिर एक अलहदा से सेटअप लगा के उसमें से उसको पास कर दिया जाए, और फिर पंजाब असेंबली जो सेक्रेटरीट है उसको ताबे कर दिया जाए लॉ डिपार्टमेंट के। जी अब चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, और वो बड़ा अहम हिस्सा है 5 मेंबर बेंच, जिसमें 5 आईनी दरखास्तें, 3 इंट्रा कोर्ट अपील, हमजा को निकालने के लिए पूरा इलेक्शन गैर कानूनी और गैर आईनी है, अपना फेक प्रोसीडिंग में कह सकता हूँ, धांधली उसके अंदर हुई। और जिस तरह दोस्त मजारी ने यानी डिप्टी स्पीकर इनका अपना और जो जिस तरह का किरदार अदा किया आप लोगों के सामने, फिर साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली इसको एडजुडिकेट कर दिया। लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद थे जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हमजा शरीफ और चौधरी परवेज लाई आए थे। चलते हैं रवान यासब की तरफ, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, जो कि ओरिजिनल प्रोसीडिंग देखी है उन्होंने, मैं तो इस्लामाबाद में था, वो क्या कहते हैं। देखिए ये कंसर्न जो है ये बिल्कुल आप इस पे सही आपने निशानदेही की है। देखें ये जब लार्जर बेंच ने मतलब इसमें फैसला क्या आया और उनके जो इकदाम थे उनको किस तरीके से लीगल कवर दिया गया, इसके ऊपर तो थोड़ा सा हम बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करने की ज़रूरत है कि जब ये जो अबहाम पैदा हुआ, ये जो मिस हैंडलिंग हुई हर तरफ से कि किस तरीके से ये खबरें जो हैं अजीब व गरीब किस्म का जो रंग उन्होंने इख्तियार किया, सबसे पहले तो इसको डिस्कस करते हैं कि आप उस वक्त कोर्ट में मौजूद थे, हम लोग कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन ये हुआ कुछ ऐसे कि जो लार्जर बेंच है जब उन्होंने फैसला सुनाने के लिए जब वो बैठे तो उन्होंने आके ये कहा, मतलब आई मे राइट और रॉन्ग, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट के लार्जर बेंच ने जब ये कहा कि आपकी जो पीटीए की जो पिटिशंस हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं, तो बाकी जो तफसीली फैसला है उसको हम जो है इंटरनेट के ऊपर दे रहे हैं, आप फिर उससे आप इस्तिफादा हासिल कर लीजिएगा। अब ये जो फिक्रा था, ये जो सेंटेंस था कि आपकी जो पिटिशंस हैं वो हमने अलाउ कर ली हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब इस तरह का ऑर्डर आता है तो एक यही तसव्वुर किया जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वट एवर कोई भी केस अगर हो तो जो उसकी प्रेयर्स हैं, जो रिक्वेस्ट्स की गई हैं अदालत के सामने, इसका मतलब ये निकलता है कि शायद अदालत ने वो सारी की सारी मान ली हैं। तो जब ये कहा बेंच ने कि आपकी पिटीशन जो है वो अलाउ कर ली गई हैं, तो इसके बाद फिर जाहिर है सब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक खुशी की लहर दौड़ी और बाहर निकल के फिर वो मतलब थोड़ा सा मामला जो है वो थोड़ा सा मिसहैंडल हुआ। अब सवाल ये है कि जब अदालत ने ये कह दिया कि आपकी पिटीशंस जो हैं वो अलाउ हो गई हैं, अब उन पिटीशंस में क्या लिखा हुआ था? उन पिटीशंस में तो बेसिकली यही कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जो 16 अप्रैल का जो इलेक्शन हुआ सीएम शिप स्लॉट के ऊपर पंजाब असेंबली में, उसको कलअदम करार दिया जाए, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ। सेकेंडली ये प्रेयर की गई थी कि जो हलफ लिया है चीफ मिनिस्टर ने थ्रू पंजाब असेंबली जो स्पीकर हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर हुआ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी प्रोविजन मौजूद नहीं है कि स्पीकर जो है वो आके एडमिनिस्टर करेंगे। ये उन्होंने चैलेंज किया हुआ था कि इसको कलअदम करार दिया जाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन्हीं दरख्वास्तों में ये भी प्रेयर की हुई थी
कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है ये थ्रू आउट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। असेंबली चैम्बर्स में होना चाहिए था, इसको उन्होंने जो ऑफिशियल गैलरी है उसमें कंडक्ट किया। उस वक्त के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो डिप्टी स्पीकर हैं सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, तो इस सारे प्रोसेस को जो है वो नल एंड वाइट किया जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए। फिर उन्होंने कहा हुआ था ये जो सर्टिफिकेट जो था डिप्टी स्पीकर की तरफ से, यानी उस वक्त के जो एक्टिंग स्पीकर थे जो कंडक्ट करवा रहे थे उस इलेक्शन को, वो जो सर्टिफिकेट उन्होंने गवर्नर को भेजा, जिसको हम रिजल्ट शीट भी कह सकते हैं, वो जो सर्टिफिकेट भेजा जिसके जरिए से उन्होंने ये टेस्टिफाई किया, उनको बताया गवर्नर को ये कैंडिडेट जो है ये विन कर गए हैं इतने इतने जो है वो सिक्योर को वोट्स को सिक्योर करके, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो भी नल एंड वाइट करार दिया जाए। तो ये बेसिकली बुनियादी उनकी प्रेयर्स थी। अब जब लार्जर बेंच ने ये कहा कि जनाब वो हमने आपकी पिटिशंस जो हैं वो अलाउ कर ली हैं, तो सभी के जो लोग थे उस वक्त मौजूद लॉयर्स कम्युनिटी के और जितने भी लॉ मेकर्स थे, वो उन्होंने ये एज्यूम किया, जाहिर है उनका एज्यूम करना ही इस कॉन्टेक्स्ट में बनता था कि जो हमारी प्रेयर्स थी, जो हमने रिक्वेस्ट की थी कोर्ट को, वो सारी एडमिट हो गई हैं। उसके बाद फिर एक अजीबोगरीब किस्म की बहस जो है वो टेलीविजन के ऊपर जो है वो छिड़ गई। फिर बाद में जब वो डिटेल जजमेंट आई, फिर उसके बाद पता चला कि ऐसी उसमें बात ही कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, मतलब जो जजमेंट आई उसमें आप देखें कि उसमें कहा गया कि मतलब सीएम शिप जो थी वो बरकरार रही, इंटैक्ट रही, और ये हुस्न इत्तफाक देखें कि सीएम जो है वो इंटैक्ट रहेगा और सीएम अपना ही जाके खुद इलेक्शन जो है उसको करवाएगा, मतलब वो सारे प्रोसेस को रिकाउंट करवाएगा। मतलब ये देखें, मतलब कैसी अजीबोगरीब किस्म का ये मामला था। और उसके बाद जो इलेक्शन कलअदम कराने का मामला था उसके ऊपर कोई इस हवाले से बात नहीं हुई, नहीं उसको सेटिसाइड नहीं किया गया। वो सारा प्रोसेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी उसके ऊपर उनको जो है वो रिलीफ मिल गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, और जो सीएम शिप थी वो इंटैक्ट रह गई। तो जो उनके तमाम इकदाम थे सीएम ने जो उस वक्त के किए थे, उनको एक लीगल एक हिसाब से कवर भी फराहम कर दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि जो टाइम फ्रेम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पोजीशन के ऊपर कि आप जाके जो है वो कंडक्ट करें पंजाब असम्बली में सेशन अगले दिन, वेरी नेक्स्ट डे उस जजमेंट के, तो मैं समझता हूँ ये भी शायद कोई इतनी मुनासिब बात नहीं थी। लार्जर बेंच रिस्पेक्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको ये सोचना चाहिए था कि इतने शॉर्ट वक्त जो पे ऊपर इतना बड़ा इलेक्शन नहीं होता, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ उठाया कि हमारे लोग जो हैं वो हज करने के लिए गए हुए हैं, कुछ हमारे मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो इतने शॉर्ट ऑर्डर में वो कैसे आ सकेंगे, उनसे तो हमारा राब्ता भी मुमकिन नहीं है। तो ये जो टाइम फ्रेम फिक्स किया लार्जर बेंच ने, मेरा ख्याल है इसमें भी शायद थोड़ी सी उस हवाले से कोई टाइम फ्रेम जो एक सफिशिएंट टाइम था वो देना चाहिए था। और फिर यही वजह थी कि आप लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया। फिर वो आगे सारा प्रोसेस हुआ कि 3 मेंबर बेंच ऑफ द कंट्री टॉप कोर्ट ने उसको सुना, और फिर जाहिर है उन्होंने उस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और अब 17 के बाद जो है जो बाई इलेक्शंस होंगे उसके बाद आई थिंक 22 जो है वो जुलाई फिक्स की है इसके लिए, और उस वक्त तक जो सीएम शिप है बहरहाल वो इंटैक्ट रहेगी। तो वो इंटैक्ट जाहिर है इसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस था उसको अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा कहा, इस हद तक जो लार्जर बेंच का फैसला था उसको थोड़ा सा उन्होंने अपहेल्ड रखा कि अगर हम सीएम शिप को उड़ाते हैं या उनको रिमूव करते हैं तो फिर जाहिर है कौन सीएम शिप जो है वो करेगा। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो सारे मामला चले, उसमें आप लोगों ने भी आर्गूमेंट्स दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और जो दूसरी साइड थी उनकी तरफ से भी जो है आर्गूमेंट्स हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कल लाहौर रजिस्ट्री में स्पीकर पंजाब असम्बली जो परवेज इलाही हैं उनको बुलाया हुआ था, और फिर साथ उन्होंने जो है हमजा शहबाज उनको भी इस कॉन्टेक्स्ट में बुलाया हुआ था। और फिर वो सारा ज़हर उसमें एक प्रोसीडिंग हुई, पर वो आपके सामने है कि 22 अब जो फिक्स हो गई। लेकिन जो लार्जर बेंच का एक टाइम के हवाले से और जो मतलब इलेक्शन को कलअदम देने के करार देने के हवाले से, और उसके इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से, और सर्टिफिकेट को कलअदम करार देने के हवाले से जो एक रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं समझता हूँ कि शायद इस कॉन्टेक्स्ट में बनता था, वो शायद नहीं बन पाया। जाहिर है विजडम है लार्जर बेंच की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सारे को देखना होगा। लेकिन जहाँ तक टाइम फ्रेम का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि शायद टाइम फ्रेम भी जो है जो एक हक बनता था एक इतनी बड़ी जमात का, उससे भी शायद उसको मेरे हिसाब के मुताबिक थोड़ा सा महरूम रखा गया। ले जी, आपने ये सारी पोजीशन देख ली है, और इमरान खान साहब और कुछ छक्के मारने के लिए तैयार है। अपनी इनिंग्स के आखिरी ओवर्स में वो दाखिल हो चुके हैं,
और 17 जुलाई के बाद पोजीशन क्या सामने आती है वो आप देख सकेंगे। लेकिन एक मैं बता दूं कि 15 अक्टूबर तक हालात बदलते मुझे नज़र नहीं आते हैं। 15 अक्टूबर के बाद हालात क्या होंगे, हो सकता है इमरान खान साहब की फेवर में हो सकता है ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व की तरफ जा रही हो, नए इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हों। लेकिन ये 13 जमातें गठजोड़ जो किए बैठी हैं इतनी आसानी से इमरान खान साहब की या हमारी जान नहीं छोड़ने वाली। चलें, कोई नहीं, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।